नमस्कार। चलिए जरा कल्पना करते हैं एक ऐसे वक्त की जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो सदियों से टिका हुआ था अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह रहा हो। आज हम बात करने वाले हैं 18वीं सदी के भारत के बारे में। एक ऐसा दौर जो उथल-पुथल से भरा था। हर तरफ एक तरह की अराजकता थी, लेकिन इसी अराजकता की राख से नई ताकतें भी जन्म ले रही थीं। ये मौकों और अनिश्चितताओं का समय था। और यहीं से उठता है वो बड़ा सवाल, एक टूटते हुए साम्राज्य की विरासत का असली हकदार कौन था? कौन बैठेगा इस खाली सिंहासन पर और लिखेगा भारत की अगली तकदीर? ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी शुरू होती है मुगल साम्राज्य के पतन से। जैसे जैसे दिल्ली में सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ती गई, पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक जबरदस्त पॉलिटिकल वैक्यूम मतलब एक खालीपन सा पैदा हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही गिरावट का दौर शुरू हो गया। 1720 के दशक तक जो सूबेदार थे वो अपने अपने हिसाब से आज़ाद होकर काम करने लगे। फिर 1739 में नादिर शाह के हमले ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई ने जो बची खुची बड़ी ताकतें थीं उन्हें भी कमजोर कर दिया। मतलब पावर बहुत तेजी से हाथ से निकल रही थी। लेकिन देखिए, जब कोई एक ताकत गिरती है ना, तो उसकी जगह लेने के लिए दूसरी ताकतें उठ खड़ी होती हैं। साम्राज्य के इन खंडहरों पर नए दावेदार सामने आए और हर कोई सबसे ऊपर पहुंचने की होड़ में लग गया। इनमें से एक था अवध, जिसकी नींव 1722 में सआदत खान ने रखी। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही जरूरी और अमीर इलाका था ये। फिर आता है हैदराबाद, जिसे 1724 में आसफ जाह ने खड़ा किया। अब मजे की बात यह है कि आसफ जाह कोई बाहर का नहीं था, वो खुद मुगलों का एक बड़ा पावरफुल ऑफिसर था जिसने बस मौके पर चौका मार दिया और अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और फिर दक्षिण में मैसूर का उदय हुआ, जिसकी कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ किसी मुगल गवर्नर ने नहीं, बल्कि एक कमाल के मिलिट्री कमांडर हैदर अली ने करीब 1761 में सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो ये स्लाइड उस वक्त की एक झलक देती है। अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, ये सब नए दावेदार थे, सबके सब बड़े एम्बिशियस। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सब एक साथ एक ही विरासत पर दावा कर रहे थे। नतीजा, ये आपस में तो लड़ ही रहे थे, साथ ही बाहरी ताकतों से भी उलझे हुए थे। मतलब इस सियासी बिसात पर कोई अकेला नहीं था, और शायद यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस इंडियन पॉलिटिकल चेस में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरता है, यूरोप की ट्रेडिंग कंपनियां। और ये एक बिल्कुल अलग तरह की ताकत थी। हाँ, तो मुकाबला था मेनली ब्रिटिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच। देखिए, आए तो उन्होंने यहाँ ट्रेड करने थे, पर उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि असली पैसा, असली पावर तो पॉलिटिकल कंट्रोल में है। तो बस उन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। और उनका तरीका बड़ा शातिर था। एक पैटर्न था उनके काम करने का जो कर्नाटिक वॉर्स में साफ साफ दिखता है। स्टेप 1, देखो कि कहाँ राजा के उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा चल रहा है। स्टेप 2, अपने यूरोपियन सैनिकों के साथ किसी एक शहजादे का साथ दो। और स्टेप 3, जब वो जीत जाए तो उससे जमीन, व्यापार के अधिकार और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सब वसूल लो। ये एक ऐसा फॉर्मूला था जो बार बार काम कर रहा था। और इन कर्नाटक युद्धों का नतीजा बिल्कुल साफ था। भारत में फ्रांसीसियों पर ब्रिटिशों का दबदबा कायम हो गया। अब मैदान में सिर्फ एक बड़ी यूरोपियन पावर बची थी। अच्छा, तो अब फ्रेंच तो पिक्चर से बाहर हो गए, तो अंग्रेजों ने अपनी पावर को कैसे कंसोलिडेट किया? उन्होंने, कह सकते हैं, दो धारी तलवार का इस्तेमाल किया। एक तरफ मिलिट्री ताकत और दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक चालें। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि शासक बनने की राह पर थे। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए मैसूर से अच्छा कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकता। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के अंडर में मैसूर अंग्रेजों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया था। और देखिए, ये कोई एक तरफा मुकाबला नहीं था। चार बड़ी लड़ाइयां हुईं। पहले युद्ध में तो हैदर अली ने अंग्रेजों से मद्रास में अपनी शर्तें मनवा लीं। दूसरा युद्ध लगभग बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन तीसरे युद्ध में टीपू को अपनी काफी जमीन गंवानी पड़ी। और चौथा युद्ध, वो मैसूर के लिए आखिरी हार साबित हुआ। और वो टर्निंग पॉइंट आया साल 1799 में, जब टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारे गए। और इसी के साथ मैसूर की आज़ादी का भी अंत हो गया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है।
अंग्रेज सिर्फ तोपों के दम पर नहीं जीते, वो कॉन्ट्रैक्ट्स यानी संधियों के दम पर भी जीते। मिलिट्री जीत तो बस शुरुआत होती थी, उसके बाद शुरू होता था डिप्लोमेसी का असली खेल। और उनका सबसे बड़ा हथियार था सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। नाम से लगता है जैसे कोई मदद की पेशकश हो, पर असल में ये गुलामी का एक दस्तावेज था। ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें कोई भी भारतीय राज्य अपनी आज़ादी खो देता था। उन्हें अपने ही खर्चे पर एक ब्रिटिश फौज रखनी पड़ती, अपने राज्य से बाकी सभी यूरोपियंस को निकालना पड़ता, और बदले में अंग्रेज उन्हें बाहरी हमलों से प्रोटेक्ट करने का वादा करते थे। असल में ये अपने साथियों को पूरी तरह से अपाहिज और खुद पर निर्भर बनाने का एक तरीका था। हैदराबाद 1798 में और अवध 1801 में इसी जाल में फंसे थे। और बस इसी तरह पहले विखंडन, फिर हस्तक्षेप और आखिर में अधीनता। इस पैटर्न ने भारत में एक नए विदेशी साम्राज्य की नींव डाल दी। ब्रिटिश राज का स्टेज तैयार हो चुका था। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को समेटते हैं। मुगल साम्राज्य के ढहने से एक पावर वैक्यूम बना। नए भारतीय राज्य उभरे, लेकिन वो आपस में ही लड़ने लगे। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से उनकी इसी फूट का फायदा उठाया। जंग और संधियों की अपनी स्ट्रैटेजी से उन्होंने एक-एक करके लोकल पावर को खत्म कर दिया, और नतीजा, एक-एक करके भारतीय राज्य अपनी संप्रभुता खोते चले गए। और ये जो बार चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को नंबर्स में दिखा रहा है। ये एक सदी के अंदर पावर का कितना बड़ा शिफ्ट हुआ उसे साफ दिखाता है। जरा सोचिए, 1720 में करीब 90% पावर भारतीय राज्यों के हाथ में थी, और सिर्फ 100 साल बाद 1820 तक ये आंकड़ा सिमटकर सिर्फ 15% रह गया। बाकी की 85% पावर अंग्रेजों के कब्जे में थी। तो जो हमारा शुरू का सवाल था कि खाली सिंहासन पर कौन बैठेगा, उसका जवाब अब मिल चुका था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भारत का आपस में बटा होना ही ब्रिटिश राज की वजह बना, या फिर अंग्रेज किसी भी हालत में कामयाब हो ही जाते? ये वो सवाल है जो हमें इतिहास के सबसे बड़े सबकों में से एक के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी देश की अंदरूनी एकता और बाहरी ताकतों की जीत के बीच आखिर क्या रिश्ता होता है। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।